नमस्कार दोस्तों, टारगेट 99 चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर से संबंधित हिंदी का यह प्रश्न लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। दोस्तों, अगर आपने ये सभी परीक्षा का तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बेस्ट हो सकता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? मस्तक का पर्यायवाची होता है ललाट। मस्तक का पर्यायवाची ललाट होता है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। इसी तरह लाल का पर्यायवाची होता है मानिक, सिंदूर, रक्तवर्ण, लोहित। इसी तरह ललीमा, ललीमा का पर्यायवाची होता है लाली, मूर्खी, अरुणिमा। इसी तरह ललाई का अर्थ होता है लाली, सुर्खी। यह सब जो कि हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन होता है? तो अमृत का पर्यायवाची बताना है, तो अमृत का पर्यायवाची अमीय होता है, तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह घोटा का पर्यायवाची घोड़ा वाजी होता है। वारिज का कमल अम्बुज होता है। इसी तरह इति का पर्यायवाची अंत और समापन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूर्छित का विलोम क्या होता है? तो मूर्छित का विलोम सचेत होगा। मूर्छित हो गया यानी सचेत है, मूर्छित हो गया और सचेत है, पहले ही से इस तरह से मूर्छित का विलोम सचेत होगा। इस तरह से याद रखिएगा। जीवन का मृत्यु होता है, अमूर्त का मूर्त होता है, मुखर का मुख होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें है अनन्य, अनन्य का विपरीत बताना है। तो अनन्य का होता है, अनन्य का क्या होगा? तो अनन्य के अवनय होता है, अनन्य के अवनय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सारंग का अनेकार्थी क्या होता है? तो सारंग का मतलब होता है हाथी, कोयल, कामदेव। सारंग का अनेकार्थी हाथी, कोयल, कामदेव होता है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समश्रुति भिन्नार्थ शब्द का सुमेलित अर्थ क्या होता है? तो इसमें कौन सा है जो कि समश्रुति भिन्नार्थ का सही है? तो सर्वथा माने सब तरह से। इसी तरह सर्वदा, सर्वदा माने सदैव या हमेशा। सर्वथा सर्वदा, यह जो कि सर्वथा सर्वदा, सर्वथा सर्वदा जो कि समश्रुति भिन्नार्थ है। सर्वथा माने सब तरह से, इसी तरह सर्वदा माने सदैव या हमेशा होता है। इसी तरह नेक्स्ट है, इसमें अभय या उभय के बताना है। तो अभय, अभय माने और उभय माने क्या होता है? तो अभय माने भय नहीं यानी निडर, और उभय माने दोनों, उभय एक साथ यानी दोनों। उभय माने दोनों, अभय माने निडर। नेक्स्ट है, बहुत सी भाषाएं जानने वाला। जो बहुत भाषा जानता है उसके लिए कौन शब्द का प्रयोग करेंगे? तो बहुभाषाविद कहेंगे, बहुभाषाविद कहेंगे, भाषाविद, बहुभाषाविद, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कार्य करने की इच्छा वाक्य के लिए कौन सा शब्द करेंगे? तो जो कार्य करने की इच्छा रखता है उसके लिए किक्रीसा शब्द का प्रयोग करेंगे। कार्य करने की इच्छा के लिए किक्रीसा शब्द का प्रयोग करेंगे। इसमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें वाक्य शुद्ध बताना है कि अंग्रेजों ने अनेक बार भारत के हृदय को चोट पहुंचाई, यह जो कि शुद्ध है। अंग्रेजों ने अनेक बार भारत के हृदय को चोट पहुंचाई, यह बिल्कुल शुद्ध है। इसमें अशुद्ध है, अंग्रेजों ने अनेकों बार, तो अनेकों गलत है, अनेक हमेशा लिखाता है। फिर है नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने कई अनेक, तो कई फिर लिखे, अनेक दोनों, यानी दोनों एक साथ प्रयोग नहीं हुआ। कई बार लिखे या फिर अनेक बार लिखिए, एक ही शब्द का प्रयोग कीजिए, तो यहाँ फिर गलत हो गया। अंग्रेज ने बहुत अनेक, फिर बहुत, बहुत के मतलब भी अनेक होता है, इसलिए यहाँ दोनों शब्द यहाँ गलत है, इसलिए यह वाक्य गलत है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से वाक्य अशुद्ध है। इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, यह जो कि अशुद्ध है। इसमें शुद्ध है, लड़की ने जोर से हंस दिया, यह शुद्ध है। मेरे आंसू निकल गए, यह शुद्ध है। मुझे प्रेम हो गया, यह जो कि शुद्ध है। अब जैसे इसमें जो कि पहला था कि परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि इसमें लिंग संबंधी त्रुटि है। बदलना चाहिए के स्थान पर उचित लिंग का प्रयोग नहीं है, उसके स्थान पर बदलनी चाहिए का प्रयोग होगा। सर्वनाम प्रयुक्त होगा, क्योंकि प्रणाली जो है से शब्द स्त्रीलिंग है और उसी के अनुसार इकारांत क्रिया का प्रयोग होगा, इसलिए परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए यहाँ पे, जो कि शुद्ध होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है किसमें नाम प्रायः पुल्लिंग है। किसके नाम जो होता है प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो हमेशा जो कि लगभग तिथियों के नाम, नहीं तिथियों नहीं, दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। भाषा, नदी और तिथि के नाम स्त्रीलिंग होता है। भाषा का नाम प्रायः स्त्रीलिंग, नदियों का नाम प्रायः स्त्रीलिंग और तिथियों का नाम प्रायः स्त्रीलिंग होता है। बाकी नदियों का नाम, दिनों का नाम जो होता है से प्रायः पुल्लिंग होता है। नेक्स्ट है, मेरा
वह मेरा आत्मज है। बताना कि स्त्रीलिंग वाक्य क्या होगा, तो वह मेरी आत्मजा है। वह मेरा आत्मज का स्त्रीलिंग हुआ, वह मेरी आत्मजा है। इसमें बताना एक वचन और बहुवचन का युग्म कौन है जो कि सही है। इसमें सही बताना है, तो सही युग्म है जो कि पता का पत्ते होता है, पता का पत्ते होता है। नेक्स्ट है इसमें बताना है, उसमें तो आप जान गए कि पता का पत्ते होता है, तो इस तरह एक वचन बहुवचन है जो कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है भैंस। भैंस का बहुवचन क्या होगा, तो भैंस का बहुवचन भैंसे होता है। भैंस का बहुवचन भैंसे होता है। नेक्स्ट है लिखते हैं संप्रदान कारक विभक्ति वाला वाक्य। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक वाला विभक्ति है, तो मेरे लिए पानी ही ले आओ, यह जो कि संप्रदान कारक का विभक्ति वाला वाक्य है। नेक्स्ट है किस में आपादान कारक है। आपादान माने अलगाओ, तो अलगाव यानी बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली छत से कूद पड़ी, अलगाव का बोध हो रहा है, तो इसमें आपादान कारक है। नेक्स्ट है यह तो रही मेरी बात। अब और क्या कहा जाए। वाक्य में रेखांकन शब्द के लिए कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ। यह तो रही मेरी बात, यह तो रही मेरी बात, तो इसमें जो कि निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, यह तो रही मेरी बात। अब और क्या कहा जाए। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर यानी यह के स्थान पर निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न में बताना है कि मोहन अपने आप सारा काम कर लेगा। मोहन अपने आप सारा काम कर लेगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें नीचवाचक यानी खुद अपने काम करने के लिए बोध कर रहा है, इसलिए नीचवाचक सर्वनाम हुआ। नेक्स्ट है देखना शब्द का विशेषण क्या होगा। देखना शब्द का विशेषण जो कि दिखाऊ होता है। देखना का विशेषण दिखाऊ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से विशेषण बताएं। इसमें बताना है कि कौन है जो कि विशेषण है, तो कोई है जो कोई एक प्रकार का विशेषण है। अन है जैसे करना, जो है से करना क्रिया हो गया, मुझे सर्वनाम हुआ, बचपन संज्ञा हो गया। इसमें हो गया बचपन संज्ञा है, मुझे बताना है, तो मुझे एक नाम करना, एक नाम खाना पीना हंसना रोना रहना करना, इसमें क्रिया हो गया। मुझे जो एक प्रकार के क्या हो गया, तो मुझे एक प्रकार के सर्वनाम हो गया, मुझे सर्वनाम हो गया, और कोई जो है से विशेषण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है, तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया बताना है, तो प्रेरणार्थक क्रिया होता है पढ़ाना, पढ़ना नहीं पढ़ाना, पढ़वाना। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया पूछे तो पढ़वाना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वह पढ़कर सो गया। इसमें पढ़कर किस क्रिया का प्रकार है, तो पढ़कर सो गया, तो इसमें हो गया पूर्वकालिक क्रिया। एक काम किया तो उसके बाद तुरंत एक काम कर दिया, ऐसे पूर्वकालिक क्रिया हो गया, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है खाना मिले तो मैं खाऊं। वाक्य में भविष्य काल का कौन सा प्रकार है। खाना मिले तो मैं खाऊं, तो इसमें कौन सा है, तो यह जो कि हेतु मध्य भविष्य का उदाहरण है। हेतु मध्य भविष्य का उदाहरण खाना मिले तो मैं खाऊं। तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, इस तरह से अगर रहे तो यह हेतु मध्य के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है रोहित ने पत्र लिखा होगा और लिखा हो, इस तरह के वाक्य को ध्यान रखिएगा। तो लिखा होगा यह संदिग्ध भूत का उदाहरण है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यह कर्मवाचक हुआ, यानी किसको पढ़ा जा रहा था, कर्म को पढ़ा, यानी पुस्तक को। पुस्तक की स्त्रीलिंग है, यानी कि कर्म के अनुसार क्रिया हो रहा है, तो यानी पुस्तक के अनुसार हो रहा है, इसी तरह कर्मवाचक हुआ। अगर कर्ता के अनुसार हो तो कर्तृवाचक होता है। नेक्स्ट है पवन पत्र लिखता है। कौन लिखता है, पवन पत्र लिखता है, तो इसमें कर्तृवाचक होगा, क्योंकि पवन पुल्लिंग है, तो इसी तरह क्रिया भी पुल्लिंग हुआ, तो इस तरह कर्तृवाचक हुआ। भाववाचक में सक्रमक नहीं होता, आक्रमक होता है, और इसमें कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती है भाववाचक में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है तत्पश्चात किस प्रकार का अवयव है। तत्पश्चात यह किस प्रकार का अवयव है, तो यह कालवाचक है, कालवाचक विशेषण। जैसे तत्पश्चात यानी तुरंत के बाद, यानी एक प्रकार के समय का बोध करा रहा है, इसलिए तत्पश्चात एक प्रकार के कालवाचक होगा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अवलोकन में उपसर्ग क्या है। अवलोकन में उपसर्ग, लोकन में अव जोड़ देंगे तो इसलिए अवलोकन में, इसलिए अवलोकन में अ उपसर्ग है। नेक्स्ट है अधिपत्य में कौन सा प्रत्यय है। अधिपत्य में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें बताना है, तो इसमें अधिपत्य में कारणवाच्य तद्धित प्रत्यय है।
कारणवाचक नहीं, भाववाचक, भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। अधिपत्य में भाववाचक तद्धित प्रत्यय है, तो इस तरह से ख्याल रखिएगा। अधिपत्य में भाववाचक तद्धित प्रत्यय है, अतः इसमें यह प्रत्यय होगा। इसका मूल शब्द होता है अधिपति। अधिपति में यह जोड़ देंगे तो अधिपत्य होगा, तब भाववाचक प्रत्यय होता है। भाववाचक प्रत्यय जिस कृत प्रत्यय के योग से बने संज्ञा पद से भाव या क्रिया का व्यापार का बोध हो, उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है औना प्रत्यय कौन सा शब्द है। इसमें औना बताना है कि औना किसमें प्रत्यय है, तो बिछौना, बिछौना में औना प्रत्यय है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विद्यालय का, विद्यालय है ऐसे कि कौन सा संधि के अंतर्गत आती है, तो विद्यालय विद्या धन आलय या दीर्घ संधि के अंतर्गत आती है, तो इस तरह से ख्याल रखिएगा। इसमें विद्या यानी आ प्लस आ का मेल से आ बन रहा है, तो विद्यालय में है दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। तो नेक्स्ट है इसमें यथोचित का संधि विच्छेद बताना है, तो यथा प्लस उचित, यथोचित में यथा प्लस उचित होगा, तो इस तरह यथोचित होगा। इसमें देखिए अ या आ के साथ उ मिल रहा है, इसलिए यह गुण संधि का उदाहरण है। अ आ के साथ उ मिल रहा है, इसलिए यह गुण संधि का उदाहरण है, तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सारा सामान यथा स्थान रख दो। सारा सामान यथा स्थान रख दो, रेखांकित शब्द में से कौन सा समास है, तो यथा संभव, यथा यह अव्ययी समास, यथा स्थान जो है से अव्ययी समास के अंतर्गत आती है, तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भयाकुल का समास विग्रह क्या होगा। भयाकुल का समास विग्रह भय से आकुल, भयाकुल का समास विग्रह भय से आकुल होगा। नेक्स्ट है तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, इसमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसमें प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मुहावरा गलत है, क्रम से कौन सा मुहावरा जो कि गलत है, तो इसमें से बताना है। तो इसमें हवा होना सही है, घाव हरा होना सही है, हवा उड़ाना यह जो कि सही मुहावरा, जो कि इसमें दिया है घाव पर तेल छिड़कना, यह जो कि गलत है, घाव पर नमक छिड़कना मुहावरा होता है, तो घाव पर तेल छिड़कना दिया हुआ है, यह कि गलत मुहावरा है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है डूबते को तिनके का सहारा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। डूबते को तिनके का सहारा, तो इसका अर्थ होगा विपत्ति में पड़े मनुष्य को थोड़ा सहारा भी काफ़ी। डूबते को तिनका का सहारा यानी विपत्ति में पड़े मनुष्य को थोड़ा सहारा भी काफ़ी, यह जो कि इसका सही लोकोक्ति का अर्थ होगा। नेक्स्ट है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इसी तरह आप लोग के अगर पूछे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य, करुण रस का शोक, रौद्र रस के क्रोध, वीर रस के उत्साह, भयानक रस के भय, विभत्स रस के जुजुत्सा और अद्भुत रस के विस्मय, इसी तरह शांत रस का निर्वेद होता है। तो इस तरह आप 9 रसों के अस्थायी भाव याद रखिएगा। नेक्स्ट है रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इसमें बताना है कि छंद कौन सा है, इसमें छंद बताना है। तो इसमें दोहा है। अब देखिए दोहा में इसमें कभी भी इसमें मात्रा गिनिए, दोहा में होती है कितना मात्रा होती है, तो दोहा जो होती है इसमें प्रत्येक विषम चरण में 13 मात्रा एवं सम चरण में 11 मात्रा होती है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसमें प्रत्येक मात्रा को गिनिए, मात्रा केवल याद रखिएगा, स्वरों की गिनी जाती है। हस्व स्वर जो होती है और हस्व स्वर की मात्रा 1 होती है और दीर्घ स्वर की मात्रा 2 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें है कि अलंकार होगा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है, तो यह रूपक अलंकार है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस काव्य में है से राम नाम में रतन धन का आरोप होने का रूपक है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार हुआ। अब जैसे देखिए अनुप्रास अलंकार रहे तो जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगी। अगर उपमा अलंकार रहे तो जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरे वस्तु या प्राणी से करे तो उपमा का अर्थ ही होता है तुलना। तो यहाँ एक से दूसरा का अगर तुलना करें तो यहाँ पे
उपमा होगा जिसे सागर सा गंभीर हृदय, इसमें सा लगल रहेगा, इस तरह से ध्यान रखिएगा। गिरी सा ऊंचा जिसका मन, यानी सा ये एक प्रकार की तुलना कर रहा है तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। इसी तरह उत्प्रेक्षा अलंकार पूछे तो उपमा के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए तो हाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा होता है जो उपमा और उपमान में भिन्नता बहुत कम होती है जिसके कारण उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पड़त, श्याम सोलेने गात। इसी तरह मनहु नीलमणि शैल पर आवत परयो प्रभात, यह इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बोली हिंद, इसमें बताना है कि बोली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो मगही जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। मगही है जो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। बुंदेली, कनौजी और हरियाणवी जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, कौरवी, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कनौजी। यहाँ पे 6 बोली जो है याद रखिएगा। इसी तरह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली के याद रखिएगा। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाती और मालवी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसी तरह पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमायूनी और गढ़वाली पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली आती है। इसी तरह दक्कनी हिंदी के अंतर्गत उर्दू जवान की एक अहम बोली है जिसको मराठी कहा जाता है। मराठी है जिससे दक्कनी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से आप इस सभी को ख्याल रख सकते हैं, याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। नेक्स्ट है प्रश्न, इसमें है पुरस्कार हिंदी साहित्य में नहीं दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार है जो कि हिंदी साहित्य में नहीं दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार हिंदी साहित्य में नहीं दिया जाता है। हिंदी साहित्य में व्यास सम्मान पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं मूर्ति देवी पुरस्कार जो कि हिंदी साहित्य में दी जाती है। याद रखिएगा, शांति भटनागर पुरस्कार हिंदी साहित्य में नहीं दी जाती है। मूर्ति देवी पुरस्कार दी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं व्यास सम्मान पुरस्कार भी दी जाती है। नेक्स्ट है 49वां प्रश्न है, अंधेर नगरी साहित्य किस विद्या की रचना है? अंधेर नगरी क्या है? तो अंधेर नगरी यह एक नाटक है। अंधेर नगरी एक प्रकार का नाटक है। तो इस तरह से आप ख्याल रखिएगा। अंधेर नगरी जो कि है साहित्य भारतेंदु हरिश्चंद्र का सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक है। अंधेर नगरी किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इस तरह से आप ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुरुक्षेत्र की रचना कौन है? तो कुरुक्षेत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो कुरुक्षेत्र जो कि इसका आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कुरुक्षेत्र की रचना किया गया है। तो दोस्तों आज वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसी उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।